हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट की बिल्कुल अंतिम तैयारी को परखने के लिए आपके लिए बिल्कुल सटीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। आप लोग इन वीडियोस को देखकर परखिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अंतिम समय की सटीक तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो इस क्लास को एंड तक देखकर चेक करिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईबीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को देखना है, मिलाना है और देखना कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। इसके पहले आपको संस्कृत की इंपॉर्टेंट वीडियो दी थी, अगर आपने ना देखी हो तो जरूर देखेगा। साथ ही साथ महा रिवीजन की क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर के उन क्लासेस को जरूर देखेगा और अपना अंतिम समय का रिवीजन करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पर फॉलो करिए और लगातार क्लासेस को देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दिया गया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है, इसके लेखक कौन है ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आंसर आपको करना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, युवराज सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक का नाम है युवराज सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, मधुबनी कला कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्रमुख, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले आपके यूपी टेट के पेपर्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जब लोक चित्रों की बात की जाती है, लोक कह सकते हैं किसी एक विशेष स्थान के प्रसिद्ध चित्रों की बात की जाती है, चित्रकला की बात की जाती है, तो उसमें मधुबनी कला का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। ये आपके बिहार से संबंधित है और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो मिथिला ऑप्शन जो है वो आपका बिहार से संबंधित दिया गया है, जहां पर मधुबनी कला मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। आपको बता दें दोस्तों, बिहार के जो मिथिला का क्षेत्र है, दरभंगा का क्षेत्र, मधुबनी खुद एक जगह है और नेपाल में भी कई जगहों पर ये आपकी चित्रकारी और रंगोली के रूप में प्रसिद्ध और साथ ही साथ दीवारों पर भी पेंट की जाने वाली एक कला है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हरित गृह गैस इनमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नहीं पूछा गया है तो आपको ऑप्शंस देखने हैं कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको बता दें, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस जो है हमारी, ये आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसेज जो है उसके अंतर्गत नहीं आती है। बाकी आपको बता दें, जलवाष्प मुख्य रूप से आता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ओजोन आ गई, इसके अलावा आपकी CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, मीथेन CH4 मानी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानी जाती है, लेकिन CO जो गैस है हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था। कौन पर्यावरणविद, कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जो इससे संबंधित वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रयोग सबसे पहले किया। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा वो आपका AG टेंसले, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक भी दी थी जिसका नाम था इकोलॉजी, वो इस पर ही आधारित थी। याद कर लीजिएगा, सही ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो भारत के राज्यों की बात की गई है कुछ, वहां पर आपकी नेपाली भाषा बोली जाती है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इनमें से कौन सा राज्य आपको ऐसा लगता है जहां पर नेपाली भाषा बोली जाती है। तो इनमें से आपका C नंबर ऑप्शन दिया गया। सिक्किम का कुछ क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, इसमें आपका जो सिक्किम आता है, इसकी राजधानी गंगटोक है। यहाँ पर आपकी नेपाली भाषा देखने को मिलती है। यहाँ की जनसंख्या जो है वो नेपाली समुदाय से भी काफ़ी ज़्यादा बिलोंग करती है, जिस वजह से सिक्किम के क्षेत्र में नेपाली भाषा भी देखने को मिलती है। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 6 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बता दें, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा होगा। आप खुद सोचिए, ऐसा देश जिसका जो क्षेत्रफल होगा वो सर्वाधिक होगा, क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों से बिलोंग जरूर कहीं ना कहीं से मिला हुआ होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, चाइना देश जो है वो आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है और ये आपका सबसे अधिक सीमाओं से लगा हुआ देश भी है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश भी
इसको कहा जाता है। और अगर बात की जाए तो 14 देश की सीमाएं इसको टच करती हैं, 14 देश की सीमाएं। नाम ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको बता देते। इंपॉर्टेंट चीज़ ही अंतिम समय में पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है। संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। मृत्यु दंड अगर दे दिया जाता तो उसमें क्षमा देने का अधिकार इनमें से किसको होता है। तो देखिए जल्दी से, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बता दें। इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो वो एक बार अपने जो राष्ट्रपति हैं उनसे क्षमा की भीख मांग सकता है, क्षमा दान मांग सकता है। ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई कि क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर दिया गया, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, यानी कि मथुरा कला स्कूल जो था वो कब अपने सर्वोच्च शिखर, कब वो अपने जो पीक पर पहुंचा। बहुत ही अच्छी जब वहां की व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था कर दी गई थी। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से देखिए, समझते रहिए। आपका 8th नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया, कुषाण काल। कुषाण काल में जो आपका मथुरा कला स्कूल था वो अपने शिखर पर था। यहाँ पर जो लाल बलुए पत्थर है उसका मुख्य रूप से प्रयोग देखने को मिलता था और देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर मुख्य रूप से बनाई जाती थी मथुरा कला के अंतर्गत। कुषाण काल में बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके, सीधे सीधे यूपी टेट के ही पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खुद देखिएगा समझिएगा। और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं केवल अगस्त 1942, कहीं कहीं 5 अगस्त भी देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना जो सबसे सटीक ऑप्शन दिया हो उसी को आप लोगों को टिक करना है। सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया था अभी कुछ समय पहले। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस वर्ष किया। तो देखिए क्वेश्चन कितना घुमा कर पूछा गया कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो इसका परीक्षण कब किया गया था, जो सफल परीक्षण किया गया था वो आपका कौन से सन में किया गया था। तो ये आपका मार्च 2019 में किया गया था। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका भी हाल ही में पिछले वर्ष राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने सफल परीक्षण, इसका जो अनावरण किया था, इसका परीक्षण 2019 में किया गया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों आपको बता दें, जो सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले एक प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले एक खलीफा के रूप में जाने जाते हैं, ये आपके बहरीन देश से संबंधित हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहरीन के शाही परिवार में शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का जन्म हुआ था और इन्होंने सबसे लंबे समय तक वहां पर अपना पदभार ग्रहण करते हुए बने रहे थे। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अपने देश की बनी हुई निमोनिया की वैक्सीन को हाल ही में निर्मित किया है। इसका नाम क्या है? निमोसिल इसका नाम है, आपकी निमोनिया की वैक्सीन है और ये किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपने नाम जरूर सुना होगा। कोविड के समय इसने काफ़ी ज़्यादा मदद की और कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो भी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाई गई है। निमोसिल आपकी जो वैक्सीन है उसका निर्माण भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। पुणे में इसका वैक्सीन को निर्मित किया गया, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहरों की बात हो रही, तो यहाँ पर आपके सामने मध्य प्रदेश के जो शहर दिख रहे हैं वो कौन सा है? ग्वालियर और ओरछा। ए और बी ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में इनको शामिल किया गया। यूनेस्को ने इन्हें अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के
अंतर्गत विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कौन कौन से? ओरछा का नाम आपने सुना होगा, ग्वालियर, दोनों ही घूमने के लिए और प्राचीन समय से बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बता दें, शामिल हुए थे, G7 जो शिखर सम्मेलन था उसमें शामिल हुए थे, लेकिन कौन सा सही ऑप्शन दिया गया? पहला दिया गया G7 दुनिया की 7 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह, गलत दिया गया है। अगला भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में शामिल है, यह भी गलत दिया गया है। अगला 2021 में 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन ने की थी, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया, यानी कि डी नंबर भी आपका गलत हो गया। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया। 2021 में जो आपके 46वां शिखर सम्मेलन था, इसका जो मेजबानी की थी ब्रिटेन ने की थी, याद कर लीजिएगा। और अब आपको बता दें 47वां जो शिखर सम्मेलन आपका 2022 में होने वाला है, इसकी मेजबानी जर्मनी कर रहा है। कौन कर रहा है? जर्मनी देश इसकी मेजबानी कर रहा है। जून में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 7 देशों को इसमें शामिल किया गया, जो कि G7 के रूप में जाने जाते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस में से एक मनाया जाता है, यानी कि किस डेट को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, जल्दी से देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर 3 दिसंबर हो जाएगा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष ये 1991 से मनाया जाता है, यूएन के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर आपके सामने उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए जल्दी से। और ऑप्शंस इसमें अलग अलग दिए गए, CO2 दी गई है, CH4, NO और O2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस इसके अंतर्गत नहीं आती है। बाकी आपके ऊपर तीनों गैसें जो दी गई वो आपकी मुख्य रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत आने वाली गैसों में शामिल होती है। आपको बता दें, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, जो आपका वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, उसका एक कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। 17 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए तरीके से लिखा गया है। तो आपको पता होगा दोस्तों, पादप किसको कहा जाता है? पेड़ पौधों को कहा जाता है। तो पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित ही चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन जो आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाया गया था, वहां के ग्रामीणों के द्वारा मुख्य रूप से चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम इसमें मुख्य रूप से जाना जाता। 1973 में इस आंदोलन को चलाया गया था, याद कर लीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन पादप संरक्षण से संबंधित आपका आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु का शहर है कोयम्बटूर, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए भारत का मैनचेस्टर, तो आप लोग क्या कहेंगे? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर आ जाए तो कानपुर को कहा जाता। तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज बदल दी जाएगी और आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, इसलिए तीनों चीजें अलग अलग आपको बता दी हैं, याद कर लीजिएगा। अगर क्लास पसंद आ रही तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला दिएगा, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? ये भी चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे। आपका जो सबसे छोटा देश है दुनिया का, वेटिकन सिटी के रूप में जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और ये सबसे छोटा स्वतंत्र देश के रूप में भी जाना जाता है। केवल इसका जो क्षेत्रफल है 44 हेक्टेयर 108 एकड़ में सिर्फ ये फैला हुआ है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन सेवें राष्ट्रपति हैं? किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? बताइए जल्दी से। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आपको बता दें दोस्तों, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं आपका
बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका जो कह सकते हैं वर्तमान समय में रामनाथ कोविंद जो हैं वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ देखने को मिलती। नवपाषाण काल की जो चित्रकारी देखने को मिलती वो मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती, तो आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है भीमबेटका, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया। यहाँ पर आपको नवपाषाण काल की गुफा की चित्रकारी देखने को मिलती। भीमबेटका जगह है जो कि एमपी के अंतर्गत आ जाती है, वहां पर इस प्रकार की चित्रकारी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगातार देखते रहिए, क्लासेस को समझते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, नवंबर माह में संपन्न हुए सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास में शामिल देश कौन से हैं। ये आपका एक सिम्बेक्स एक नौसेना अभ्यास था। नौसेना यानी कि नेवी के जो सैनिक हैं उन लोगों का एक सैन्य अभ्यास था। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। आपको बता दें दोस्तों, भारत और दूसरा कौन सा था, सिंगापुर, इन दोनों देशों के बीच ये आपका मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास हुआ था नेवी के माध्यम से। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म है सिम्बेक्स की, आपको बता दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कम समय में लगातार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगातार क्लासेस को देखते रहिए और सटीक क्वेश्चंस की सटीक तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।